वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसे एक कम्युनिटी में उगाया जाता है और एक स्पेसिफिक लोकेशन में और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उगाया जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि या तो फूड कंजप्शन के लिए या फिर कॉमर्शलाइजेशन के लिए। अब देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी है वाइटल एक्टिविटी दैट परफॉर्म बाय प्लांट्स। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, मिनरल अपटेक हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ग्रोथ, जर्मिनेशन वगैरह कुछ भी हो सकती हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी की। तो क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट प्रोसेसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक यील्ड बाय क्रॉप प्लांट्स। ये हुई डेफिनेशन क्रॉप फिजियोलॉजी की। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजी की। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन हेल्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जो प्लांट है नरिशमेंट प्राप्त करते हैं लीव्स से और सनलाइट से। उसके बाद आया इंजेनहाउस। इंजेनहाउस ने कहा कि क्लोरोफिल एंड लाइट पार्टिसिपेशन के बारे में बताया। उसके बाद जो जैन सेनेबार आए उन्होंने रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड इनटेक ऑफ CO2 के बारे में बताया। उसके बाद जो डी सोसेर आए उन्होंने बताया गैसियस एक्सचेंज कन्फर्मेशन किया उन्होंने। लेबिग आए, उन्होंने कार्बन इन प्लांट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। उसके बाद मेयर आए, उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। सैक आया, उन्होंने गैसियस एक्सचेंज इन क्लोरोप्लास्ट बताया। फिर जो हाफ लीव एक्सपेरिमेंट है मोल का, उसने मोल जो साइंटिस्ट था उन्होंने हाफ लीव एक्सपेरिमेंट किया। अब हम देखते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लांट है, उसकी एक जो हाफ लीव है उसको एक QH भरी परख नली में रखा गया है और हाफ लीव हवा में ही है। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो KOH है, यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जो KOH है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब कुछ देर बाद हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि जो पार्ट परखने के लिए के अंदर था वहाँ स्टार्च नहीं था, जबकि जो पार्ट बाहर था उसमें स्टार्च था। इससे ये सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब बात करते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंस है। इसको समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि रमेश को लीवर में कैंसर है। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि डॉक्टर ने कैसे पता लगाया कि रमेश को कैंसर है। तो जैसे कि आपको पता होगा, उसने अपनी पढ़ाई में लीवर का नॉर्मल प्रोसेस के बारे में पता होगा कि लीवर इस तरह काम करता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। अब रमेश का लीवर में तो ट्यूमर है, तो वह नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ अलग ग्रोथ है। तो उसको पता लगा कि ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। तो ये क्या, एक लीवर की एबनॉर्मलिटी हुई। अगर डॉक्टर को नॉर्मल फिजियोलॉजी पता नहीं होती तो वह बता नहीं पाता कि रमेश को क्या बीमारी है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे एक प्लांट का एग्जांपल देखते हैं। प्लांट है, वाटर जो है उसको स्फीत अवस्था में बनाए रखता है। यदि प्लांट वाटर अपटेक बंद कर दे तो प्लांट्स में विल्टिंग सिम्टम्स शो करेगा। तो हम प्लांट्स को देख के बता सकते हैं कि इसे इरिगेशन की ज़रूरत है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, देखो यार, कंटेंट तो आपके पास भी है, पढ़ना तो आपको भी आता है। आप YouTube पे क्यों आते हो? समझने के लिए ना। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा चीज़ें जिससे आप समझ पाओ, आप फिर जो कंटेंट पढ़ो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब एक कहानी की तरह सुनिए। ये जो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, एक कहानी है, आप ध्यान से सुनिए। सीड है, ठीक है।
आपको पता है फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, सीड की फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है, उसको कौन कौन से ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए, कौन सा उसका और क्या फैक्टर है उसके जर्मिनेट, सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब सपोज कोई सीड है उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो मतलब जर्मिनेशन से डेविएशन हुआ है, तो आप क्या पता लगाएंगे इससे कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो मतलब किस आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको जर्मिनेशन का प्रोसेस पता था। तो ये क्योंकि अपन को नॉर्मल जर्मिनेशन में अब इसको कैसे लाया जाए, तो अपन उसको फिर क्या करेंगे, उसका एनवायरमेंटल जो ऑप्टिमम कंडीशन वो देंगे। ये सब चीज़ें अपन को कैसे पता चली, क्योंकि अपन को पता है कि सीड नॉर्मल कैसे जर्मिनेट होता है, तो इसीलिए फिजियोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, लीव्स की बात करते हैं। लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। अब जितना ज़्यादा लीव्स एरिया होगा, जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी, ग्रीन लीव्स होंगी, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और उतनी ज़्यादा यील्ड होगी। अगर अपन को ये पता नहीं होता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता, तो अपन ये नहीं कह सकते थे कि अगर ज़्यादा लीफ एरिया होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मिनरल अपटेक है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे आपने पढ़ा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह पढ़ा होगा कि प्लांट्स को किस तरह के और किस अमाउंट में मिनरल चाहिए। ठीक है। तो अपन को ने ये नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली समझा हुआ कि प्लांट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, इतनी इसको रिक्वायरमेंट है। तो अपन जब कोई प्लांट है, किसी मिनरल की या किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाती है, वो उसके सिम्टम्स शो करेगा। अगर अपन ने उसको पढ़ा हुआ है उसके कि इसकी चीज़ से ये सिम्टम्स शो करता है, तो हम उसको दे सकते हैं। जैसे राइस है, राइस में आपने पढ़ा होगा खायरा डिजीज है, वो जिंक की डिफिशियंसी से होती है, तो अपन उसको ZnSO4 का स्प्रे करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे किया अपन ने, क्योंकि अपन को नॉर्मल फिजियोलॉजी पता थी। ठीक है। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी। अब एक बात बताओ, आपको पता है ये कोई एक प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट है, जीरोफाइट मरुदलभिद जो प्लांट है वो एक्सट्रीम कंडीशन में उगाया जाता है। आपको पता है कि उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और सब चीज़ आपको पता है। क्या आप उसको एक ऐसी जगह उगा सकते हो जहाँ पे पानी ज़्यादा है? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको प्लांट्स की फिजियोलॉजी पता है, चीज़ें पता है, तो फिर आप उसको उसी इन्वायरमेंट में उगाओगे तो आपको यील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है। लास्ट चीज़ है एक फोटो पीरियडिज्म। जैसे नाम से डिनोट होता है फोटो पीरियड, फोटो का मतलब लाइट, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। ठीक है। कि अब लाइट का ड्यूरेशन प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है। अब लाइट ड्यूरेशन किस स्टेज पे ज़रूरी है, फ्लावरिंग स्टेज पे। एक होता है क्रिटिकल डे लेंथ, वो होती है 12 आवर्स। अगर उससे ज़्यादा हो तो वो शॉर्ट डे, उससे ज़्यादा हो तो लॉन्ग डे प्लांट, उससे कम हो तो शॉर्ट डे प्लांट। और अगर लाइट ड्यूरेशन का फ्लावरिंग स्टेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है। तो ये प्लांट का जो रेस्पॉन्स है लाइट की वजह से, तो वो भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अगर अपन को पता ना हो, अपन शॉर्ट डे प्लांट को ऐसी जगह उगा रहे हैं वहाँ पे जो लाइट आवर्स है वो 12 आवर्स से ज़्यादा है, तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो अपन को क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी पता थी उसकी, इसलिए अपन को उसको उसी कंडीशन में उगाया जहाँ जो लाइट आवर्स है वो 12 आवर्स से लेस देन है। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने स्टोरी बताई थी सीड जर्मिनेशन से लेके फोटो पीरियडिज्म तक। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एक है ड्रॉट कंडीशन वाली। कुछ ऐसी क्रॉप है, जैसे इंडिया है, इंडिया में मैक्सिमम इंडियन जो फार्मर्स है रेनफीड क्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमें कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप भी उगानी होगी, जिससे फ्यूचर में अगर पानी की कमी हो तो उनसे हम अपना काम चला सके। ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सीड फिजियोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि सीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर।
in agriculture, germination of seed and proper establishment of seedling depend upon various internal and external factors. ठीक है. Knowledge in seed physiology help in understand of different physiology and morphological changes that occur during germination. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जर्मिनेशन को उसको कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, कितने उसके पीएच चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए. एनी डेविएशन इन दीज प्रोसेस कॉज सीड डोरमेंसी. सीड उस कंडीशन में डोरमेंसी में चला जाएगा. फिर आप उसको ठीक करना चाहो तो उसको फिर से ऑप्टिमम कंडीशंस दे दो, फिर वो जर्मिनेट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं. ये वो लीफ एरिया वाला है कि जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, वो जितना ज़्यादा लीफ एरिया होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और उतना ज़्यादा फिर यील्ड होगी. तो देख लेते हैं. द फर्स्ट प्री रिक्विजिट फॉर हायर यील्ड इन क्रॉप इन हाई टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. हाई ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ ऑप्टिमम लीफ एरिया एंड नेट एसिमिलेशन रेट. Example, pruning operation in horticulture crop like mango is done based on principle of proper canopy management for better photosynthesis. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट फैक्टर पर चलते हैं. एडेप्टेबल इन्वायरमेंट. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इन्वायरमेंट अपन को पता चल गया है तो वो ज़्यादा ग्रोथ होगी और फिर अच्छी यील्ड होगी. फोर्थ फैक्टर है वाटर लॉजिंग. अब कुछ क्रॉप्स हैं जैसे वाटर लॉज कंडीशन में है तो क्या होगा, जैसे कुछ क्रॉप्स है वाटर की सेंसिटिव होती है. एक बात सुनिए. अब उनको ऐसी कंडीशन में उगा दिया जहाँ पर 24 घंटे पानी है. अब क्या होगा, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी और फिर अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी. ठीक है. तो उस कंडीशन में क्या यील्ड कम हो जाएगी. तो अपन को पता होना चाहिए कि किस क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या है. नेक्स्ट है मिनरल रिक्वायरमेंट. डिटेक्शन ऑफ टाइप एंड अमाउंट ऑफ मिनरल. जैसे खायरा डिजीज ऑफ राइस है वो जिंक डिफिशियंसी से होती है. इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ZnSO4 का स्प्रे कर दो. फिर क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, वो NK, FES की वजह से. मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन से किस प्लांट को किस अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए. अगर अपन को फिजियोलॉजी अपन ने पढ़ी है, अच्छे से फिजियोलॉजिकल पढ़ा प्रोसेस पढ़े हैं तो अपन ये पता लगा सकते हैं माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में. नेक्स्ट है सेल फिजियोलॉजी. आपने टिश्यू कल्चर के बारे में सुना होगा. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट पार्ट से जिसको कैलस बोलते हैं उससे होल प्लांट बनाया जाता है. वही सेल फिजियोलॉजी है. आपको पता अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपने समझा होगा कि एक सेल का कितना पोटेंशियल होता है कि वो पूरा प्लांट बना दे, तो ये इजी हो जाएगा टिश्यू कल्चर में. नेक्स्ट है सी फार्मिंग. मराइन जो कंडीशंस होती है, जो समुद्र होते हैं उनमें एल्गा होते हैं. अगर आपन ने उनकी स्टडी करी है, उनकी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, कैसे वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, कैसे वाटर अपटेक किए, तो अपन उसको नॉर्मल कल्टीवेशन में कर सकते हैं उसको वो इन्वायरमेंट दे के. तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है फिजियोलॉजी का. उसके बाद है कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन. जैसे कुछ प्लांट्स हैं शुरुआत में पॉल्यूशन का प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जिसके नियर बाई प्लांट्स थे वहाँ पे उनकी ग्रोथ कम पाई गई. तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हुआ क्योंकि अपन को कुछ प्रोसेसेस होती है फोटोसिंथेसिस वगैरह, उसमें पॉल्यूटेंट की वजह से वो दिक्कत आती है और उनमें यील्ड कम हो जाती है. अपन को अगर नॉर्मल प्रोसेस पता है तो अपन को डिविएशन पता चल जाएगा. उसके बाद है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नॉर्मल प्रोसेस में अपन देखते हैं कि राइजोबियम जो लेग्यूमिनस में होता है उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ यील्ड बढ़ जाती है लेग्यूमिनस प्लांट की. तो अपन इसको सिंथेटिकली भी कर सकते हैं राइजोबियम की जगह बायो फर्टिलाइजर यूज करके. उसके बाद है यूज ऑफ हर्बिसाइड्स. तो आप इसको ध्यान से पढ़िए. द यूज ऑफ हर्बिसाइड टू किल अनवांटेड प्लांट्स इज widespread in modern agriculture. Majority of herbicide, about half of the commercially important compound, act by interrupting photosynthetic electron flow, जो कि C3 साइकिल में होता है. जैसे कि एग्जाम्पल है पैराक्योट एट डायोरोन. व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक इट वर्चुअली स्टॉप लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हेन लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी.
जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होगा और वील्ड का अल्टीमेटली किल हो जाएगा। ठीक है, तो हर्बिसाइड है क्योंकि अपन नॉर्मल प्रोसेस पता है, नॉर्मल प्रोसेस क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है, उसमें C3C4 साइकिल होता है। C3 में जो इलेक्ट्रॉन का जो साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हर्बिसाइड से रुक जाएगा, तो उससे क्या होगा, वीड अल्टीमेटली वील्ड की जो ग्रोथ है सप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट है फोटो पीरियडिज्म। अभी बताया कि कुछ अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता है तो क्या हो जाएगा, फोटो सेंसिटिव क्रॉप के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आपको उसी इन्वायरमेंट में उगाओगे। तो आप एक बार देख लीजिए, जैसे क्रिटिकल डे पीरियड 12 आवर्स का होता है। अगर मोर देन 12 आवर्स है तो वो लॉन्ग डे प्लांट होगा, लेस देन 12 आवर्स है तो शॉर्ट डे प्लांट होगा। अगर अनअफेक्टेड बाय डे लेंथ है तो डे न्यूट्रल प्लांट होगा। लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट है, आप उसको लेस देन 12 आवर्स की लाइट दोगे तो उसकी ग्रोथ परफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है प्लांट कैन रेगुलेट देयर ग्रोथ थ्रू इंटरनल ग्रोथ मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन द एक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेज होगी जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, जिबरेलिन हुआ, एथिलीन हुआ, एब्सिसिक एसिड हुआ। अगर ये आपको पता है, जैसे कोई क्रॉप है उसमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, ऑक्सीजन जो IAA और IBA का स्प्रे कर दे, तो उससे फिर वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ में आ जाएगा। यही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में यहाँ समझाया गया है। नेक्स्ट है Indian agriculture being predominantly rain-fed in nature, development of drought-resistant variety is very important. पूरी तरह जो इंडियन एग्रीकल्चर है रेन फीड पे डिपेंड है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज की। रूट जोन डेप्थ, डेंसिटी ऑफ रूट्स, प्लांट वाटर पोटेंशियल, रिलेटिव वाटर कंटेंट, वाटर यूज इफिशियंसी, जीरोफाइटिक कैरेक्टर ऑफ लीव्स etc. are some of the character help to breed drought tolerant variety and develop efficient irrigation management practices. ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो हार्वेस्ट के बाद 10% का लॉस हो जाता है क्रॉप में इंडिया में, क्योंकि उनको प्रॉपर जैसे वेजिटेबल्स की बात करें तो प्रॉपर स्टोरेज के लिए उनको जो कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है वो मिल नहीं पाता है। तो इससे बचने के लिए क्या है, आपको अगर नॉर्मल प्रोसेस पता है कि लॉस किस वजह से हो रहा है, जैसे टेम्परेचर लो की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप हार्वेस्टिंग के बाद उनको टेम्परेचर दे दो तो वो फिर अपनी नॉर्मल अवस्था में हो जाएगी, उनकी जो लाइफ स्पान है, लाइफ जो है उनकी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर कॉजिंग ए ग्रेट डिस्ट्रेस टू फार्मिंग कम्युनिटी। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेन। Control of moisture content and maintenance of low temperature have proved effective in storage of grains. Being perishable in nature and magnitude of post-harvest loss is comparatively higher in horticulture crops. एग्जाम्पल है, जैसे इन कुछ रिसेंट ईयर में क्या होता है, एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज डेवलप किया गया है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को बढ़ा सके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। तो ऊपर दिए गए सारे पॉइंट्स हम समझ पा रहे हैं कि द फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप प्लांट प्रोवाइड द फंडामेंटल साइंटिफिक बेस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज इमेंसली इम्पोर्टेंस फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिजियोलॉजी है उसका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो का जो PPT है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे